हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सलेटिंग माइंड्स। स्टूडेंट्स, ये फेडलिम का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया में फेडलिम को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। स्टूडेंट्स, इंडिया में फेडलिम को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बनाए गए, बट सिर्फ ये प्रोविजंस ही काफी नहीं थे। इंडिया में फेडलिम की सक्सेस का मेन कारण रहा यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इंडिया में फेडलिम की सक्सेस के लिए कौन कौन से मेजर स्टेप्स उठाए गए। स्टूडेंट्स, पहला स्टेप था लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा स्टेप है लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा स्टेप है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट पहला और सबसे बड़ा स्टेप था फेडलिम को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया गया, जिससे कि एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में मिलकर रह सके। पर सभी स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस फॉर्म नहीं किया गया। कुछ स्टेट्स को कल्चर, इथेनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे फॉर्म किया गया, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। स्टूडेंट्स, ऐसा करने से इंडिया और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज्यादा इजियर हो गया। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। स्टूडेंट्स, इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, पर क्या आप जानते हैं इंडिया में सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के साथ 21 अदर लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए 1965 के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए था। बट इंडिया में बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी हैं, जिनकी डिमांड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। स्टूडेंट्स, इंडिया में स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़। स्टूडेंट्स, इन्हीं फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इंडिया में श्रीलंका जैसी कंडीशन अराइज नहीं हुई और इंडिया और भी ज्यादा यूनाइट हो गया। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई लैंग्वेज पॉलिसी की। अब बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की। स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लंबे समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक ही पार्टी का रूल हुआ। इससे होता यह था कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन कर दिया करती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर पाती थी। बट 1990 के बाद कई स्टेट्स में रीजनल पार्टी फॉर्म होना शुरू हो गई और ये समय था कोalition गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। स्टूडेंट्स, कोalition गवर्नमेंट का मतलब है जब कोई भी सिंगल पार्टी लोकसभा इलेक्शन में मेजोरिटी शो नहीं कर पाती, तब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर अलायंस बनाते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, कोalition गवर्नमेंट आने से अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर पाती है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन नहीं कर पाती। स्टूडेंट्स, इन्हीं मेजर स्टेप्स की वजह से इंडिया में फेडरलिज्म आज भी सक्सेसफुल है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा फेडरलिज्म और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, फिर हमने जाना फेडरलिज्म को कैसे स्टेब्लिश किया जाता है, फिर हमने जाना इंडिया को फेडरल नेशन कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, और आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।